कई देशों से होते हुए भारत के अंदर प्रवेश किया। भारत में सबसे पहले लक्षण गुजरात में दिखाई दिए थे। इस वर्ष एक बैठक का आयोजन किया, हाई लेवल मीटिंग का। उस मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी को 3 लाख डोज वैक्सीन की शुरू में मंगवाई गई थी, केवल 2 दिन में वो लगा दी गई। उसके पश्चात 20 चेयरमैन साहब, लंपी बीमारी लगातार पैर पसारती जा रही है, तो किस तरह की व्यवस्था आयोग की ओर से या सरकार की ओर से की गई है इससे बचने के लिए? लंपी स्किन बीमारी अफ्रीका से चली थी। वो कई देशों से होते हुए भारत के अंदर प्रवेश किया। भारत में सबसे पहले लक्षण गुजरात में दिखाई दिए थे इस वर्ष। उसके पश्चात राजस्थान में, पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने जो कोशिशें की, जो दवाइयों का उपयोग किया, जिस प्रकार के प्रयास किए, उन सब अनुभवों को लेते हुए हरियाणा सरकार ने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक का आयोजन किया, हाई लेवल मीटिंग का। उस मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी, माननीय मंत्री जी, सभी विभागों के अधिकारी, उन सब से मीटिंग में एक ही निर्णय लिया कि तुरंत इसका प्रबंध किया जाए कि बीमारी कम से कम फैले और जिनको आ गई है उनका इलाज हो। तो 3 लाख डोज वैक्सीन की शुरू में मंगवाई गई थी, केवल 2 दिन में वो लगा दी गई। उसके पश्चात 20 लाख का ऑर्डर दे दिया। हरियाणा के अंदर 19 लाख गौवंश है और 20 लाख का ऑर्डर दे दिया। और ऑर्डर देने के बाद वो दवाई भी पहुंच गई है और वो हमारे ब्लॉक लेवल तक सभी हॉस्पिटलों में पहुंच गई है जी। और उन्होंने लगानी शुरू भी की हुई है जी। रोजाना लग रही है। गोवंश के लिए कोई अलग से व्यवस्था है? बिल्कुल 100% ये बीमारी मुख्यतः गौवंश में ही आ रही है जी। भैंसों में बहुत कम देखने को मिल रही है जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे कोरोना के लिए सब योजनाएं बनाई गई थी, उस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए। एक दिन बाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, उन्होंने मीटिंग ली जी। सभी डीसीज की मीटिंग ली, सभी डीडी एनिमल हस्बेंड्री की मीटिंग ली, एसपीज की मीटिंग ली, प्रशासनिक अधिकारी सभी को ली। अभी तक हरियाणा की कितनी गौशालाओं में इन्फेक्टेड मिले हैं? मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर उस मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिए गए, जहां कमी है उसको दूर किया जाए और युद्ध स्तर पे सभी मिलकर काम करें। स्टेट लेवल की सभी सीमाएं बंद कर दी गई, दूसरे प्रदेशों से नहीं आएगा कोई भी गौवंश। जिले के अंदर भी एक जिले से दूसरे जिले के अंदर भी रोकथाम लगाई गई। तीसरा, वैक्सीनेशन सभी गौशालाओं में, सभी घरों में जो गायें हैं उनमें, और जो सड़कों पे उन पे चल रहा है और उसका बड़ी मात्रा में चल रहा है हर जगह। चाहे बीएलडीए हो, चाहे वेटरनरी सर्जन हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे डीडीए हो, चाहे जॉइंट डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, सभी इस दिशा में लगे हुए हैं। चाहे फिर हरियाणा गौ सेवा आयोग का चेयरमैन है, चाहे फिर हमारे वाइस चेयरमैन हैं, हमारे मेंबर हैं, हमारे गौशालाओं की टीम हैं। हरियाणा के अंदर 624 गौशाले रजिस्टर्ड हैं, सभी की टीमें, या हमारा गौशाला संघ है, सभी के सभी इसमें युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं कि इस बीमारी से लड़के मुकाबला करके जीत लेनी है जी। जो गौ रक्षा दल के युवा हैं उनकी भी मदद ली जा रही है? इसमें कोई भी गौ भक्त नहीं छोड़ा गया जी। सभी गौ भक्तों की मदद लेकर, सभी समाज के लोगों की मदद लेके इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो बीमार गौवंश है उसको अलग से रखने की व्यवस्था भी की गई है। जैसे पंचकुला की आप बात कर रहे थे, पंचकुला जिले के अंदर हमने यही पंचकुला में एक अलग से स्थान ऐसा तय किया है। हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री महावीर कौशिक जी, उन्होंने स्वयं 6-7 स्थानों का मेरे साथ निरीक्षण किया, उसमें से एक स्थान चुना और उस स्थान पे उसी समय व्यवस्था शुरू होनी शुरू हो गई। मैं भी निरंतर दिन में 2-2 बार वहाँ जा रहा हूँ। हमारे डीडी एनिमल हस्बेंड्री वहाँ देख रहे हैं और उसके पश्चात वहाँ
बीमार गौवंश की सेवा सुरक्षा के लिए जो भी प्रबंध हो सकते हैं वो सब प्रबंध पूरी तरह से कर रहे हैं, किसी तरह की कोताही नहीं रहेगी। जी जी। और चेयरमैन साहब, भानीराम मंगला जी के बाद जब आप चेयरमैन बने थे गौ सेवा आयोग के, तो बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि इस सड़कों से गोवंश नदारद हो जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। मैं आपकी बात को कुछ मात्रा में स्वीकार कर रहा हूँ। हरियाणा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय गौशालाओं में केवल 1,75,000 गोवंश था। आज 4,75,000 से भी ऊपर की संख्या हमारी गिनती में आ रही है गौशालाओं में। आप ये मान के चलें लगभग 3 लाख गोवंश सड़कों से गौशालाओं में लिया है। नई गौशालाओं का निर्माण करके, पुरानी गौशालाओं का विस्तार करके, गौशालाओं को सम्मानित करके, गौशालाओं को आगे प्रोत्साहन देकर, गौ भक्तों को आगे लाकर इतना प्रयास करने के बाद भी गौवंश सड़कों पे। हम अपने प्रयास तब तक जारी रखेंगे एक भी गौवंश जब तक सड़क पर रहेगा। कितनी संख्या में गौवंश अभी सड़कों पर है? मान्यतः मैं मानता हूँ कि हर जिले में कुछ न कुछ मात्रा में गौवंश सड़कों पर है, परंतु पानीपत जिले में गौ अभयारण्य में, पानीपत जिले में एक नंदीशाला बनाकर हमने उसमें काफ़ी मात्रा में गौवंश लिया है। इसी प्रकार से हिसार में, इसी प्रकार से गुड़गांव में, इसी प्रकार से पंचकुला में, सभी जगह ये प्रयास बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। अच्छी मात्रा में गौवंश को लिया जा रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कब तक सड़कें गोवंश से हट जाएगा गोवंश? मैंने आपको बताया है कि जब तक एक भी गाय सड़क पर रहेगी तब तक हमारा अभियान नहीं रुकेगा। और मैं तो सोचता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर अंदर बहुत सारा इसके अंदर आपको, मैं तो मानता हूँ 100% सुधार मिलेगा। सड़क पे गौवंश नहीं होगा, क्योंकि प्रयास लगातार जारी हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है, गौ भगत भी प्रयास कर रहे हैं, पर समाज ने ही इनको छोड़ा होगा, कोई कहीं और से नहीं आई। उस समाज से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गौ माता ने, जिसने दूध पिलाया, जिसके बछड़ों ने हमारे खेतों में हल चलाया, जिसने हमारे खेतों में अन्न उपजाया, उनको सड़कों पे ना छोड़े। उनको अपने घर में अगर थोड़ा सा भी चारा अपने खेत का आप दे देंगे, या अपने गांव में एक छोटी सी गौशाला बना के 50, 40, 20, 30 जो गायें घूम रही है उनकी व्यवस्था कर देंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तारबंदी से भी बचोगे, एक्सीडेंट से भी बचोगे, गांव में पशुओं को जो नुकसान होता है उससे भी बचोगे, रुखाड़े भी नहीं रखने पड़ेंगे। इन सब लाभों को देखते हुए छोटा सा एक त्याग है, इसको जरूर करें, क्योंकि गाय को हमने माता माना है। चेयरमैन साहब, आप जब चेयरमैन बने थे तो आपकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी कि आत्मनिर्भर बनाया जाए गौशालाओं को। उसमें कितना कामयाब आयोग और चेयरमैन साहब हो पाए? उसमें हम अच्छी मात्रा में कामयाब हुए। जो हमने लक्ष्य तय किए थे उन लक्ष्य में हम बड़ी मात्रा में आगे पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोपाष्टमी के दिन पिछले वर्ष में गौ सेवा आयोग की इस विषय में पीठ थपथपाई, आशीर्वाद दिया। गौ माता के गोबर से पेंट बना, और वो पेंट आप देख लीजिए, मेरे ऑफिस में ही इस दीवार पे पेंट हुआ है। ये गौ माता के गोबर का है और केमिकल पेंट से बहुत बढ़िया है, और पिंजौर में इसकी फैक्ट्री लग गई और पेंट बन रहा है जी। दूसरा, गौ माता के गोबर से हमने प्रोम, जो डीएपी का बेहतर विकल्प है। आज डीएपी लगभग 3 लाख करोड़ का विदेशों से डीएपी और यूरिया मंगवाया जा रहा है, जिसमें से 1 लाख करोड़ किसान देता है, 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट देती है, भारत सरकार देती है। वो सारा बचत करने के लिए गौ माता का गोबर हमारे उससे ज़्यादा खाद बनाने के लिए है, हमारे पास उपलब्ध है। और हम इसमें जो डीएपी में गुण है, डीएपी से ज़्यादा इसमें गुण है, और डीएपी में जो नुकसान है
उसका एक भी नुकसान इससे नहीं है। इसकी लैब टेस्टिंग हो चुकी है, जी फील्ड टेस्ट IIT दिल्ली से हो रहा है, HAU हिसार से हो रहा है, और फील्ड टेस्ट की रिपोर्ट आते ही इस पे आगे बढ़ के, जी क्योंकि ये ऑथेंटिक साइंटिफिक हो जाएगा, जी। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से तो जैविक खेती का वो साधन बढ़े। तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द रिप्लेस कर देगा गो उत्पाद DAP को। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है कि जैविक खेती करिए, क्योंकि अपने बच्चों को हम अन्न के रूप में भी जहर की मात्रा कुछ न कुछ मात्रा में दे रहे हैं, उससे बचाया जा सके और बीमारियां नहीं होंगी, तो निश्चित रूप से हमारा पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, शरीर भी बचेगा। जी, कोई संदेश देना चाहेंगे जी? मेरा यही संदेश होगा कि अब एक तो लंपी स्किन बीमारी के लिए जहाँ भी दिखाई दे प्रशासन को सूचित करें, गौ भक्तों को सूचित करें कि समय पे उनको इलाज उपलब्ध हो जाए। दूसरा, गौ को माता माना है, माँ का सम्मान करना हमारा फर्ज है, उसको सड़कों पे ना छोड़ें। तीसरा, गौ भक्तों से निवेदन है और सभी ग्रामवासियों से भी निवेदन है कि अपने गांव में एक एक छोटी छोटी गौशाला जरूर खोलें। जितनी गांव में गौवंश सड़कों पर बेसहारा है उसके लिए, क्योंकि पहले घर घर में गौशाला थी, आज हमारे गांव में गौशाला नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें उसका नुकसान नहीं भुगतना पड़ रहा है, न खेतों में नहीं है, हमारी परेशानियां ज़्यादा हल होंगी, और इसको ज़रूर से ज़रूर करें, यही निवेदन।